नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करते हैं। उम्मीद के मुताबिक स्पेन और फुटबॉल में, और स्पेन ने एक सख्त मुकाबले के बाद ईरान को 1-0 से शिकस्त दी, जबकि पुर्तगाल ने मराकश को 1-0 से मात दी। वहीं ग्रुप ए में उरुग्वे ने भी जीत हासिल करके दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। उरुग्वे ने सऊदी अरब को भी इसी स्कोर पे यानी 1-0 से हराया। जैसे कि उम्मीद थी, बुध के रोज सबसे सख्त मुकाबला कनार एरेना में ही खेला गया, लेकिन ईरान से इतना सख्त चैलेंज दरपेश होगा शायद स्पेन ने भी इसकी तवक्को नहीं की होगी। साबिक चैंपियन स्पेन को ईरान की डिफेंस लाइन भेदने में काफी पसीना बहाना पड़ा। पहले हाफ में किसी भी टीम को गोल करने का मौका नहीं मिला। स्टेडियम में बड़ी तादाद में मौजूद ईरानी शायकीन मुसलसल अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। पुरजोश ईरानी फॉरवर्ड लाइन ने भी इस दौरान कई खतरनाक मूव भी बनाए, लेकिन स्पेनिश गोलकीपर ने इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया। बॉल पोजीशन के लिए मशहूर स्पेनिश टीम ने पूरे मुकाबले में 81% गेंद अपने पास रखी, लेकिन गोल के लिए उसे 54 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। ईरान की बदकिस्मती रही कि रोमिन रेजाइन गेंद को सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाए और गेंद कोस्टा के पांव से टकराकर नेट में चली गई। आखिरी वक्त में ईरान ने बराबरी की बहुत कोशिश की, इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली, लेकिन ऑफसाइड होने की वजह से सैयद इजातुल्लाही के गोल को मुस्तरद कर दिया गया। जीत से स्पेन के 2 मुकाबलों से 4 पॉइंट हो गए हैं। पीर को होने वाले आखिरी लीग मुकाबले में उसका सामना मोरक्को से होगा। मुसलसल दूसरा मुकाबला हारने के बाद मराकश की टीम सेकंड राउंड की दौड़ से बाहर हो चुकी है। मॉस्को में ग्रुप बी के इस मुकाबले में पुर्तगाल ने मोरक्को को 1-0 से हराया। उम्मीद के मुताबिक कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही इस मैच के हीरो साबित हुए। मैच शुरू हुए अभी 4 मिनट भी नहीं हुए थे कि रोनाल्डो ने जोआओ माउटिनो के क्रॉस पर हेडर के जरिए गोल कर मैच का इकलौता गोल किया। स्पेन के खिलाफ हैट्रिक लगाने वाले रोनाल्डो का टूर्नामेंट में यह चौथा गोल है। इस मैच से यह भी साबित हुआ कि पुर्तगाली टीम किस हद तक रोनाल्डो पर मुनहसिर है। मोरक्को के गोल पोस्ट पर 8 हमले हुए, इनमें से 6 रोनाल्डो की ही जानिब से किए गए। मोरक्को को इसके बाद बराबरी का कई मौका मिला, लेकिन खराब फिनिशिंग के सबब इसमें उन्हें कामयाबी नहीं हासिल हुई। इस जीत के बाद स्पेन और पुर्तगाल दोनों के 2 मैचों से 4-4 पॉइंट हो गए हैं, लेकिन कम डिसिप्लिनरी पॉइंट हासिल करने के सबब पुर्तगाल टीम पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है। बुध को खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में स्टार स्ट्राइकर सुआरेज की क़ियादत में उरुग्वे ने सऊदी अरब को 1-0 से मात दी। साबिका गलतियों से सबक हासिल कर चुके लुइस सुआरेज अब बिल्कुल बदले हुए खिलाड़ी नजर आने लगे हैं। कौमी टीम के लिए मैचों की सेंचुरी पूरी कर चुके सुआरेज ने 23वें मिनट में मुकाबले का फैसला कुन गोल किया। इफ्तिताही मुकाबले में रूस के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद सऊदी अरब ने एडिनसन केवानी और सुआरेज की जोड़ी का डट कर मुकाबला किया। बॉल पोजीशन के लिहाज से वो अपने हरीफ पर भारी पड़े, लेकिन गोल करने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला। दूसरी जानिब गोलकीपर अल ओवैस ने शानदार मुजाहरा करते हुए उरुग्वे के कई हमलों को नाकाम किया। इस जीत के साथ ही उरुग्वे ने भी सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। रूस और उरुग्वे के 6-6 पॉइंट हैं। अब ग्रुप टॉपर का फैसला इन दोनों के बीच होने वाले आखिरी लीग मुकाबले के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ चुके हैं साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर विक्टर अमलराज साहब। आइए उनसे बात करेंगे। सर, क्या स्पेन की टीम का प्राइम खत्म हो चुका है? आपको नहीं लगता कि फॉरवर्ड लाइन, खासतौर से राहुल जैसे स्ट्राइकर की जरूरत है फॉरवर्ड लाइन में, और बॉल पोजीशन की स्ट्रेटेजी आप ज्यादा कारगर साबित आज नहीं हो रही है? नहीं, स्पेन का तो सुनो, लोग तो ड्राफ्ट मैच है। स्पेन का सब बेहतरीन फुटबॉलर है। उनका जो लीग भी बहुत बेहतरीन लीग है। उनका जो ला लीग है बहुत अच्छा, बड़ा दुनिया का मशहूर लीग है। वो लोग तो कैसे फर्स्ट मैच ड्रा करे, लोग 3-3 ड्रा करे। फिर अभी हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोऑर्डिनेशन अच्छा है कि आइंदा आने वाले मैच में उनको ना बेहतरीन फुटबॉल खेलेंगे। जी, अगर उरुग्वे की बात करें तो उरुग्वे को डार्क हॉर्स माना जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि सुआरेज में भी मेसी और रोनाल्डो जैसा टैलेंट है? कौन सा टीम बोल रहे हैं आप? उरुग्वे की बात कर रहा हूं मैं। उरुग्वे को रशिया। उरुग्वे
उरुग्वे के तो बेहतरीन, उनका यूरोप में बेहतरीन प्लेयर है। उनका बंदा एक बहुत बड़ा प्लेयर था, लुइस सोरेज करके, 900 मैच खेले उन्होंने, गोल करे। यूरोप का टीम ऑलवेज है ना बेहतरीन टीम रहता कि उनका अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ऑलवेज मुकाबला यूरोप और साउथ अमेरिका से ऑलवेज मुकाबला होगा। उरुग्वे तो कोशिश बहुत अच्छा टीम, जीत पॉइंट तो मिल गया उनको। उनका भी अच्छा प्लेयर्स है, उनका भी बड़ा प्लेयर्स है। अपना रियल मैड्रिड में खेलते, फिर बार्सिलोना में खेल रहे प्लेयर्स, उनका अच्छा प्लेयर है जी। तो उनके प्लेयर सुआरेज में आपको लगता है कि मेसी और रोनाल्डो जैसा टैलेंट है? ऑफकोर्स उनका साथ की जरूरत है, नो डाउट अबाउट दैट। उनका वो भी बड़ा प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है। सुआरेज वो भी लीग खेलता है, वो भी स्पेनिश लीग खेलता है, 100 इंटरनेशनल मैच खेला। तो यू कैन नॉट से कंपेयर, ऑफ कोर्स यू कैन कंपेयर विद हिम, नो डाउट अबाउट दैट जी। बोलिए। शुक्रिया विक्टर अमलाराज साहब बात करने के लिए। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं लौटूंगा रशिया की। अगर हम बात करते जिस तरह से हमने बात की इस जीत की और अहम जीत की, तो वो अपने आप में बहुत खास है। उम्मीद के मुताबिक स्पेन और पुर्तगाल दोनों ग्रुप बी के अपने दूसरे मुकाबले में जीत हासिल कर चुके हैं। और रशिया फीफा आलमी कप में मुखालिफ टीमों पर स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। सिर्फ 2 मैच में हैट्रिक समेत रोनाल्डो 4 गोल करके गोल्डन बॉल के मजबूत दावेदार बन चुके हैं। ढेरों ट्रॉफियां और मेडल जीत चुके रोनाल्डो के प्राइस शेल्फ में सिर्फ यही एक मेडल है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। गालिबन इंतजार खत्म करने का ये उनके पास आखिरी मौका है कि वो उसे गंवाना नहीं चाहते। 2018 आलमी कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शुरुआती 2 मैचों में अपनी शोहरत के ऐन मुताबिक मुजाहरा किया। लेफ्ट फुट से गोल, राइट फुटर से गोल और हेडर के जरिए गोल। उसकी कर्लिंग फ्री किक का तो पूछना ही क्या। फुटबॉल में किसी खिलाड़ी की अफादियत और अहमियत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि वो किसी भी पोजीशन से गोल करने की सलाहियत रखता हो। रोनाल्डो में ये सब क्वालिटी मौजूद है। इन गोलों ने आलमी कप की तारीख का उसे पहला खिलाड़ी बना दिया है जिसने किसी एक आलमी कप के शुरुआती 2 मुकाबलों में ही इस अंदाज से गोल किया हो। 33 साल के हो चुके हैं रोनाल्डो, लेकिन उनके खेल पर उम्र असरअंदाज नहीं है। स्पोर्टिंग लिस्बन की जानिब से राइट विंगर के तौर पर कैरियर शुरू करने वाले रोनाल्डो के खेल में गुज़िश्ता 15 सालों से नुमायां तब्दीली वाक़ई हो चुकी है। आज हालत यह है कि दुनिया की तमाम डिफेंस लाइन उनसे घबराती है। माहिरीन और उसके कोचेस का मानना है कि वक्त के साथ उसके खेल में मजीद निखार होता जा रहा है। स्पीड और स्ट्राइक, इन दोनों सलाहियतों का दुनिया लोहा मानती है रोनाल्डो का। चैंपियंस लीग, ला लीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग और क्लब कप से लेकर यूरो कप तक सारी ट्रॉफी जीत चुके हैं रोनाल्डो। 5 दफा रोनाल्डो को दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी का एजाज मिल चुका है। सिर्फ आलमी कप ही है जो उसकी पहुंच से दूर है। रोनाल्डो भी जानते हैं कि ये उनके लिए आखिरी मौका है। शायद यही वजह है कि रूस में वो कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल कर चुके रोनाल्डो पुर्तगाल की जानिब से अब तक 152 मैचों में 85 गोल कर चुके हैं। अभी तक किसी यूरोपियन खिलाड़ी ने बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में इतने गोल नहीं किए हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले ईरान के अली दाई से इस वक्त वो सिर्फ 24 गोल पीछे हैं। मौजूदा क्लब रियल मैड्रिड के लिए 438 गोल कर चुके रोनाल्डो क्लब लेवल पर 550 से ज्यादा गोल कर चुके हैं। ग्रुप के आखिरी मैच में पुर्तगाल का मुकाबला ईरान से होगा। दुनिया में मौजूद उनके लाखों फैन आखिरी लीग मैच में भी उनसे मजीद गोल की तवक्को रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और कल यानी जुमे को भी आलमी कप में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 5 दफा की चैंपियन ब्राजील और कोस्टारिका के दरमियान खेला जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग में खेले जाने वाला ग्रुप ई का ये मुकाबला हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे से शुरू होगा। और पहले मुकाबले में ब्राजील को स्विट्जरलैंड के खिलाफ पॉइंट शेयर करना पड़ा था। दूसरे मुकाबले में नाइजीरिया और आइसलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। और ग्रुप डी के अगर हम
पहले मुकाबले की बात करते हैं तो आइसलैंड ने गैर मुतवक्के तौर पर अर्जेंटीना के खिलाफ पॉइंट शेयर करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। वोल्गोग्राद एरिना में ये मुकाबला शाम 8:30 बजे शुरू होगा। देर रात दिन के आखिरी मुकाबले में सर्बिया और स्विट्जरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी और कैलिनिनग्राद में ये मुकाबला 11:30 बजे रात से शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए ही ये मुकाबला बेहद अहम होगा। तो बेहद खास और दिलचस्प मुकाबले, और अगर हम बात करते हैं इन मुकाबलों की तो बेहद जोश से भरे हुए मुकाबले हैं और देखने लायक होंगे। कल जुमे को आलमी कप में 3 मुकाबले खेले जाने हैं और पहला मुकाबला 5 दफा की चैंपियन ब्राजील और कोस्टारिका के दरमियान खेला जाएगा। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। यमन का साहिली शहर अल होदिदा इन दिनों शदीद इंसानी बहरान का शिकार है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहां पर हौसियों और इत्तेहादी फौज के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। शहर पर कब्जे को लेकर मुतनाज़ा खबरें भी आ रही हैं, खासतौर से मुतज़ादा खबरें आ रही हैं और इत्तेहादी फौज एयरपोर्ट मेन शाहराह पर कब्जे का दावा कर रही है। लेकिन आज़ाद ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी फौज को हौसियों की सख्त मज़ाहमत झेलनी पड़ रही है। जंग अब शहरी इलाकों में दाखिल हो चुकी है। यहाँ पर भी इल्ज़ाम तराशियां चल रही हैं और दोनों फरीक एक दूसरे पर शहरी इलाकों को निशाना और शहरियों को ढाल बनाने का इल्जाम लगा रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इत्तेहादी फौज शहरी इलाकों में हवाई हमले कर रही है। वाज़ेह है कि यमन और हौसियों के दरमियान छिड़ी इस जंग में इत्तेहादी फौज के कूदने के बाद शिद्दत आ गई है। मुल्क के जुनूबी हिस्से पर कब्जे के बाद अब अलहदगी पसंद में खासतौर से अल होदिदा में महाज छिड़ा हुआ है। राजधानी सना समेत मुल्क के शुमाली हिस्से हौसियों के कब्जे में है। माहिरीन का मानना है कि यमन की जंग दरअसल खित्ते में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान छिड़ी सियासी बालादस्ती का नतीजा है और जंग के सबब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को वार्निंग जारी करनी पड़ी। 2.25 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क से आने वाली इमदाद पर यह मुनहसिर है। बाहर से आने वाली इनमें से 80 लाख से ज्यादा अफराद भुखमरी के शिकार हो चुके हैं। और जैसा कि पहले से ही खबर आ चुकी है कि शाम के शुमाली सरहदी इलाके मंजीब में अमेरिका और तुर्की की मुश्तरका फोर्सेस ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी। वाज़ेह है कि इस इलाके में YPG की मौजूदगी को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया था और तुर्की हुकूमत YPG को दहशतगर्द तंजीम करार देने के साथ ही अमेरिका पर इनकी इमदाद का इल्जाम लगाता रहा है। लेकिन मौजूदा फैसले के सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि अमेरिका सदारती और पार्लिमानी इंतखाब में एर्दोगान की मदद करना चाहता है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि तुर्की और रूस में ज्यादा नजदीकियां बढ़ें। वाज़ेह है कि इस मुद्दे को लेकर ही तुर्की का झुकाव रूस की तरफ हो गया था। असद सरकार इलाके में तुर्की और अमेरिकी फौज की पुरजोर मुखालफत करती है और इस इलाके पर अमेरिकी हामी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा है और इस इत्तेहाद में कुर्द और अरब मिलिशिया शामिल हैं। मंजीब में दोनों मुल्कों के अफवाज की मौजूदगी उस मुआहदे का हिस्सा है जिसमें कि YPG को शाम के शुमाली इलाके से बाहर करना है। माहिरीन का कहना है कि दोनों ममालिक इलाके में अपनी मफादात की हिफाजत के लिए एक दूसरे का ताउन करने पर मजबूर है। US want this party and Erdogan as a president to be to see him on the head of Turkey. What's the reason? What are the reason that makes US not waiting for 1 week just to see the result of the elections and at least to deal with the administration that will come out from the election? Turkey was talking about the deal that they almost reached to a deal with US before let's say 2 weeks from the official announcement of the deal, and US was denying. So this means that it's not a new deal. It means that they got this deal together, they made it, and they just choose the date to announce it before 10 days from the elections, just to be more effective in elections for Erdogan.
इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ मजीद कार्रवाई की धमकी दी है। हमास को मुतनब्बे करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर न किया जाए। मिलिट्री कॉलेज से पास आउट जवानों से खिताब करते हुए इजरायली वजीर आजम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मुनासिब कार्रवाई के लिए इजराइल फौज हर वक्त तैयार है। उन्होंने फौजी मंसूबों की तफसीलात बताने से इनकार करते हुए कहा कि हमास को यह बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि इसराइली फौज जवाबी कार्रवाई के लिए आजाद है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में गाजा की जानिब से हमास के जंगजू आतिशगारी मादों से इसराइली इलाकों पर हमला कर रहे हैं, जिसके बाद इसराइल ने हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में अभी तक दोनों तरफ से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, लेकिन इन इलाकों में हालात कशीदा बने हुए हैं। इधर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने तलबा को यकीन दिलाया कि जर्मनी गैर मुकीम और मुहाजिरीन के लिए पूरी तरह महफूज है। अमान में जर्मन जॉर्डन यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मनी एक मुतदिल और इंसानी इक़दार पर सख्ती से कारबंद रहने वाला मुल्क है। तलबा को तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी आने की तरगीब देते हुए मार्केल ने कहा कि जर्मनी आने में किसी को कोई खौफ नहीं महसूस करना चाहिए। वाज़ेह हो कि जर्मनी ही वो मुल्क है जिसने कि सबसे पहले मशरिक़ वस्ता से हिजरत करके आए हजारों लोगों को अपने यहाँ पनाह दी थी। इसकी वजह से उन्हें सख्त पसंद जमातों की तनकीद भी झेलनी पड़ी थी। इस ज़िम्न में वो दीगर यूरोपीय ममालिक से भी मुहाजिरीन की इमदाद की अपील करती रही हैं और इन्हीं की पहल पर इस मसले पर EU का आइंदा हफ्ते 2 रोज़ा इजलास होने जा रहा है। इस मौके पर तलबा ने जर्मन चांसलर से मुल्क में हुए टैक्स इजाफे पर भी सवाल पूछा। इस हवाले से उन्होंने ज्यादा मालूमात न होने की बात की और तलबा से पूछा कि क्या मुनासिब तरीके से टैक्स में इजाफा नहीं किया गया है। Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen müssen Sie keine Angst haben. मेरा मानना है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि कुछ लोग गैर जरूरी बयान देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जर्मनी एक महफूज मुल्क है। बावजूद इसके बाज दफा गैर मुल्की शहरियों पर इल्जाम लगाए जाते हैं और उन पर हमले हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से रेफ्यूजी से भी जुर्म हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक रेफ्यूजी ने एक लड़की का कत्ल कर दिया। हमें दोनों रुख पर नजर रखनी चाहिए। तुर्की सदारती और पार्लिमानी इंतखाब में स्टेट और प्राइवेट मीडिया बरसर इख्तिदार जमात की ज्यादा तशहीर कर रहा है। ये इल्जाम है हिज़्ब इख्तिलाफ का। मुख्तलिफ मुखालिफ जमातों ने मीडिया पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि सरकारी चैनल प्राइम टाइम में 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त एर्दोगान और उनकी पार्टी की तशहीर में सर्फ कर रहा है और दूसरी जानिब मुखालिफ जमात को 30 से 50 मिनट दिए जा रहे हैं। इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टर्की ने कहा है कि एर्दोगान के करीबी हरीफ CHP उम्मीदवार मुहर्रम इंसे से मुताल्लिक़ खबरों को महज 52 मिनट दिए गए हैं। एर्दोगान के मुखालफिन का इल्जाम है कि हुक्मरान जमात ने सरकारी मीडिया को प्रोपेगेंडा का जरिया बना लिया है। एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। इधर वर्ल्ड न्यूज में अब बात करते हैं हिंदुस्तान के दौरे पर आए खलीजी रियासत कतर के फौजी सरबराह की। मेजर जनरल गानिम बिन शाहीन अल गानिम दिल्ली पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कतरी फौजी सरबराह के इस्तकबाल हिंदुस्तानी बहरिया के चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने किया। इस मौके पर दीगर फौज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक कतरी फौजी सरबराह के दौरे का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हिंदुस्तान की हिमायत हासिल करना है। वाज़ेह कि दीगर खलीजी रियासतों की तरह हिंदुस्तान और कतर के बाहमी ताल्लुकात बेहद मजबूत हैं, जहां पर लाखों हिंदुस्तानी कतर में काम करते हैं। वहीं जापान और जनूबी कोरिया के बाद कतर सबसे ज्यादा तेल और गैस का बड़ा खरीदार जो हिंदुस्तान है, कतर से ही सबसे ज्यादा गैस और तेल खरीदता है। चीन ने नेपाल में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश जारी रखी है। चीन के दौरे पर गए नेपाली वजीर आजम खड़ग प्रसाद शर्मा के साथ मुलाकात के दौरान चीनी सदस्य शी जिनपिंग ने कहा कि बुनियादी ढांचा तैयार करने में चीन नेपाल की हर तरह से इमदाद करेगा। वाज़ेह है कि नेपाली वजीर आजम एक बड़े वफ्द के साथ इन दिनों चीन के दौरे पर है। नेपाली वजीर आजम 5 रोजा दौरे पर चीन में है और आपको बता दें कि चीन नेपाल में कई शोबों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। have to continue to believe that leaders will function in the interests of their own country, and I
कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अमेरिकी सदर ऑटो इंडस्ट्री पर टैक्स लगाने की गलती नहीं करेंगे। राजधानी ओटावा में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लीडर अपने मुल्क की मफाद के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ फैसलों के नताइज बुरे भी निकलते हैं। जाती कमेंट और तबसरा करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में हमेशा चैलेंजेस का सामना होता है। have to continue to believe that leaders will function in the interest of their own country, and I have a hard time accepting that any leader might do the kind of damage to his own auto industry that would happen if he were to bring in such a tariff on Canadian auto manufacturers, given the integration of the parts supply chain, of the auto supply chains through the Canada-US border. This is something we're going to continue to demonstrate, continue to impress upon our friends and partners in the United States. Look, I think as politicians we develop a certain amount of thick skins, and I stay focused on what we need to do to advance the common causes we have, and I'm not going to react to personal comments. I'm going to stay focused on the work we need to do together. और जर्मनी की वजीर दाखिला वोन डेर लेयन ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जर्मनी और अमेरिका पुरअज़्म है। वॉशिंगटन में अमेरिकी वजीर दिफा जॉन मैटिस से मुलाकात के दौरान उन्होंने बात कही। जर्मन वजीर दिफा ने कहा कि दाइश और तालिबान के खिलाफ जंग में दोनों मुल्कों ने अहम किरदार निभाया है। उन्होंने कहा कि आलमी सालमियत और जमहूरियत की बका के लिए दोनों मुल्कों का बाहमी ताउन हमेशा जारी रहेगा। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब के सीनियर एहलकार भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने वजीर खारजा माइक पोम्पियो से भी मुलाकात की। In Afghanistan, be it against terror, ISIL, or in other places. And therefore, this friendship is very dear to us. And we know in Germany that we have to take on our share of the burden to defend our democracies and our values. We're willing and committed to do so. और आलमी दबाव के पेश नजर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी मुहाजिरों के तय जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में नरमी का इशारा दिया है। ट्रंप ने नया हुक्मनामा जारी किया जिसके तहत अब गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले खानदान को अलहदा नहीं किया जाएगा, यानी कि बच्चों को उनके वालिदैन के साथ हिरासत में रखा जाएगा। ताहम यह फैसला उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही अलग होकर रह रहे हैं। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज, साथ ही जी सलाम।